हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सैयद अशोक। तो फ्रेंड्स, आज हम बीआरबीएल के मॉड्यूल डी में चैप्टर नंबर 30 का पार्ट 2 करेंगे। ये चैप्टर है आपका ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के बारे में। ठीक है, तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट एक पार्ट हम कर चुके हैं जिसमें हमने मॉर्गेज क्या होता है, डिफरेंट टाइप के मॉर्गेज क्या होते हैं, उनकी बातें कर ली हैं। इस लेक्चर में फ्रेंड्स हम देखने वाले हैं कि अगर आपको कोर्ट की इंटरवेंशन के बिना सेल करना है किसी मॉर्गेज प्रॉपर्टी को तो क्या कर सकते हैं। ऑल अबाउट इन्फोर्समेंट ऑफ मॉर्गेज थ्रू कोर्ट, कोर्ट में जाकर के कैसे मॉर्गेज को इन्फोर्स करवाया जा सकता है। लीज के बारे में सीखेंगे, इमूवेबल प्रॉपर्टी का लीज कैसे होता है, क्या प्रोसेस होती है, और एक्शनेबल क्लेम क्या होते हैं, इसके बारे में भी हम यहाँ पर जानने वाले हैं। तो ये सारी बातें हमें यहाँ पर करनी है। सेल विदाउट कोर्ट इंटरवेंशन की अगर हम बात करें, यानी कि हम कोर्ट कचहरी ना जाएं, हम ऐसे ही सीधे जो है प्रॉपर्टी जो बैंक के नाम पर बंधक रखी हुई है उसको सीधे ही जो है बेच सकें, उसके बारे में बात करनी है। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रोविजन ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 व्हिच परमिट्स द मॉर्गेजी यानी जिसने लोन दिया है, द लेंडर, टू सेल द मॉर्गेज प्रॉपर्टी विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट इज एक्सप्लेन्ड हियर अंडर। तो एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के तहत, जिसमें जो मोर्टगेजी है, मोर्टगेजी कौन होता है? बैंक। मोर्टगेजर कौन होता है? जिसकी प्रॉपर्टी होती है। ओके, तो उसकी प्रॉपर्टी को आप बेच सकते हैं बिना कोर्ट के इंटरवेंशन के लिए, तो उसके लिए सेक्शन 69 जिम्मेदार है। तो सेक्शन 69 के तहत आप जो है बिना कोर्ट के इंटरवेंशन के प्रॉपर्टी को बेच सकते हैं। उसके हिसाब से द पावर ऑफ सेल वैलिड कब होगी? अगर आप बेचना चाहते हैं, कोई प्रॉपर्टी कस्टमर ने मॉर्गेज कर रखी है, आप उसको बेचना चाहते हो, तो ये वैलिड कब होगी, कब बेच सकते हैं? अ मॉर्गेजी आर एनी पर्सन एक्टिंग ऑन हिज बिहाफ हैज पावर टू सेल। मॉर्गेजी का मतलब अगेन यहाँ पर बैंक है, क्लियर रखिए। मॉर्गेजर जिसकी प्रॉपर्टी है, मॉर्गेजी जिसने लोन दिया है। तो मॉर्गेजी या कोई और व्यक्ति जो उसके बिहाफ पर काम करे, उसको पावर होती है टू सेल द मॉर्गेज प्रॉपर्टी। मॉर्गेज प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी जो गिरवी रखी हुई है, और एनी पार्ट देयर ऑफ इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट, अगर पेमेंट ना की जाए, आप मॉर्गेज मनी, मतलब मॉर्गेज मनी जो पैसा मॉर्गेज के तौर पर मिलना चाहिए था, है ना, कोई पैसा आपने मिलना था, उसको जो है अपने मतलब जो है देने के लिए आपने घर अपना गिरवी रख दिया है, तो उस गिरवी घर की वजह से आप पैसा चुका नहीं पा रहे हैं। ठीक है, क्यों नहीं चुका पा रहे हैं भाई? किसी वजह से आप पैसे नहीं चुका पा रहे हैं, तो आपने बैंक से लोन लिया, बदले में अपना घर गिरवी रखा, तो एक तरीके से जो घर गिरवी रखा है उसको मॉर्गेज मनी कह दिया गया है यहाँ पर। विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट इन फॉलोइंग केसेस, अब बिना कोर्ट के इंटरवेंशन के किन किन केसेस में आप सेल कर सकते हैं, उसकी यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। पहला केस है वेयर मॉर्गेज इज इंग्लिश मॉर्गेज। तो ऐसी मॉर्गेज जो इंग्लिश मॉर्गेज हो, ठीक है, तो वहाँ पर जो है आप बिना कोर्ट में गए हुए बेच सकते हैं। नाइदर द मॉर्गेजर एंड नार द मॉर्गेजी इज हिंदू, मोहम्मडन और बुद्धिस्ट आर मेंबर ऑफ एनी अदर रेस ट्राइब एज स्पेसिफाइड बाई स्टेट गवर्नमेंट। तो मतलब मॉर्गेज इंग्लिश मॉर्गेज होना चाहिए, और ना ही जिसने उधार लिया है और ना ही जिसने उधार दिया है वो हिंदू, मोहम्मडन, बुद्धिस्ट या किसी ऐसी रेस से होना चाहिए जो कि स्टेट गवर्नमेंट स्पेसिफाई करे। मतलब अगर स्टेट गवर्नमेंट ने ये कह दिया है कि जो शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं उनके घरों को आप इस तरीके से बिना कोर्ट में गए नहीं नीलाम कर सकते हैं, तो उस केस में आपका बस नहीं चलेगा। मतलब समझे मेरी बात को? जैसा स्टेट गवर्नमेंट आदेश करे, उस राज्य की सरकार जैसा आदेश करेगी, उस पर्टिकुलर ट्राइब के लोगों को, उस पर्टिकुलर क्लैन या रेस के लोगों को छोड़ करके बाकी का आप बेच सकते हैं। वेयर अ पावर ऑफ सेल विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट इज एक्सप्रेसली कन्फर्ड ऑन मॉर्गेजी यानी लेंडर बाय द मॉर्गेज डीड एंड द मॉर्गेजी इज गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जहाँ पर पावर ऑफ सेल दी गई है, आपको बेचने की पावर दी गई है, किसमें? मॉर्गेज डीड में ही दे दी गई है। जो आपने कागजात बनवाए हुए हैं, मॉर्गेज डीड बनी हुई है, उसी में लिखा हुआ है, एक्सप्रेसली लिखा हुआ है कि भाई यदि मैं आपके पैसे नहीं चुका पाता तो आप इसे बेच सकते हैं। ठीक है, और ये पावर किसको दी गई है? मॉर्गेजी को, यानी लेंडर को दे दी गई है। ओके, और मॉर्गेजी कैसा होना चाहिए? गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये सरकारी संस्थान होना चाहिए। मॉर्गेजी मतलब बैंक जो है सरकारी होना चाहिए। अगर ऐसा है तो बिना कोर्ट में गए हुए आप उस व्यक्ति की प्रॉपर्टी को बेच सकते हैं। जो बात यहाँ कही गई है वही सेम बात यहाँ भी कही गई है सी पार्ट में। बस फर्क इतना है कि वहाँ पर कोई ज्यूरिडिक्शन का एरिया नहीं दिया, यहाँ ज्यूरिडिक्शन की बात नहीं की। सी सेक्शन कहता है भाई कि जो है जो मॉर्गेज डीड जिस डेट को एग्जीक्यूट हुई है उस डेट को
जो प्रॉपर्टी है वो सिचुएटेड होनी चाहिए, कहाँ पर होनी चाहिए, किन किन जगह, किन किन टाउन्स में, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई या एनी अदर एरिया जैसा स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई करे ऑफिशियल गजट में, तो वहाँ पर अगर प्रॉपर्टी है तो उस केस में भी आप बिना कोर्ट में गए हुए सेल कर सकते हैं। देखिए समझिए फिर से इस बात को, थोड़ा सा है ट्रिकी है लेकिन समझा ले जाएंगे, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। दूसरा ये भी देख लेते हैं तो फिर रिवाइज करेंगे, क्लियर होगा। नो सच पावर शैल बी एक्सरसाइज अनलेस एंड अनटिल, ऐसी पावर यानी कि आप चाहें कि हम प्रॉपर्टी को बेच दें तो उसको तब तक मत एक्सरसाइज कीजिए जब तक कि आप ये सर्टेन काम ना कर दें। पहला, नोटिस इन राइटिंग रिक्वायरिंग पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल मनी हैज बीन सर्व ऑन मोर्टगेजर, आपने एक नोटिस लिखित में सर्व किया है मोर्टगेजर को, मोर्टगेजर कौन, जिसने लोन ले रखा है, उसको एक नोटिस सर्व किया हुआ कि भैया हमारा पैसा लौटा दीजिए, ठीक है। उसके बाद में आर ऑन वन ऑफ द सेवरल मोर्टगेजर, अगर मान लो मोर्टगेज करने वाले एक से ज़्यादा लोग हैं, उधार लेने वाले एक से ज़्यादा लोग हैं, तो उन सबको या है ना, या किसी एक को है ना, आपने नोटिस रिटर्न में दिया हुआ है। और डिफॉल्ट हैज बीन मेड इन पेमेंट ऑफ द प्रिंसिपल मनी, मूलधन को लौटाया नहीं जा रहा है या उसका कुछ पार्ट नहीं लौटाया जा रहा है, फॉर 3 मंथ आफ्टर सच सर्विस, यानी कि नोटिस देने के 3 महीने के बावजूद भी आपने एक राइटिंग में नोटिस दिया कि भाई हमारे मूलधन लौटा दीजिए या उसका पार्ट लौटा दीजिए, नोटिस देने के बावजूद 3 महीने बीत गए और फिर भी पैसा नहीं अगर आ रहा है, अब आप बिना कोर्ट में गए हुए सेल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दूसरा, सम इंटरेस्ट अंडर द मॉर्टगेज अमाउंटिंग एट लीस्ट ₹500 इज इन एरियर एंड अनपेड फॉर 3 मंथ आफ्टर बिकमिंग ड्यू, या फिर जो ब्याज है वो ड्यू है और 500 रुपये से अधिक है, 500 या 500 से अधिक है और नहीं चुकाया जा रहा है ना, एटलीस्ट 500 रुपये, यानी 500 या 500 से अधिक होना चाहिए, कम से कम 500 रुपये अगर ब्याज उधार है, ड्यू हो गया है और नहीं चुकाया जा पा रहा है 3 महीने तक, है ना, अनपेड है 3 महीने तक ड्यू होने के बावजूद, तो ऐसे केसेस में फ्रेंड्स आपको अधिकार होता है कि आप जो है बिना कोर्ट में गए हुए उसकी प्रॉपर्टी को बेच सकते हैं। तो 2 कंडीशन होती हैं। तो सेल विदाउट कोर्ट इंटरवेंशन में हमने ये देखा कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में एक व्यवस्था की गई है कि आप चाहो तो प्रॉपर्टी को बिना कोर्ट के इंटरवेंशन के बेच सकते हैं। इसके लिए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का सेक्शन 69 जिम्मेदार है, ध्यान रखिएगा, सेक्शन 69 के तहत ही बिना कोर्ट में गए हुए आप चीज़ों को बेच सकते हैं, ठीक है। अब मॉर्टगेजी, एक मॉर्टगेजी या कोई भी व्यक्ति उसके बिहार पर जो काम कर रहा हो वो अगर चाहे तो मॉर्टगेज प्रॉपर्टी को बेच सकता है, ठीक है, बिना कोर्ट में गए हुए। उसके लिए किन किन बातों को ध्यान रखना होगा। पहला, मॉर्टगेज किस टाइप का होना चाहिए, इंग्लिश मॉर्टगेज होना चाहिए। कैसा मॉर्टगेज होना चाहिए फ्रेंड्स, हमारा इंग्लिश मॉर्टगेज होना चाहिए। और स्टेट गवर्नमेंट ने बता रखा है जिस मतलब जो है रेस का व्यक्ति, ट्राइब का व्यक्ति ना हो, उस कैटेगरी या ट्राइब को बिलोंग नहीं करना चाहिए। मतलब इसका ये है कि जैसे इंग्लिश मॉर्टगेज करवा लिया और अगर मान लो उस राज्य में कहा गया है कि किसी भी शेड्यूल ट्राइब के व्यक्ति का आप घर नीलाम नहीं कर सकते बिना कोर्ट में गए हुए, तो उनको छोड़ दीजिए, बाकी के लोगों का कर सकते हैं, ये हो गया। उसके बाद में पावर ऑफ सेल आपको डायरेक्टली दी गई है मॉर्टगेज डीड में ही, जो मॉर्टगेज के कागज बने हुए उसमें लिखा है, जब आपने कागज तैयार किया, एग्रीमेंट तैयार करवाया मॉर्टगेज डीड का, तो उसमें आपने लिख रखा है कि बिना कोर्ट में गए हुए अगर आप मेरे पैसे नहीं लौटाते हैं तो मैं उसको बेच सकता हूँ, अपनी प्रॉपर्टी, आपकी प्रॉपर्टी बेचकर पैसे रिकवर कर सकता हूँ। अगर ऐसी व्यवस्था है तो भी आप कर सकते हैं। और सेम वही बात यहाँ पर भी कही गई है, बस इन्होंने कहा कि उस समय प्रॉपर्टी जो आपकी जिस दिन मॉर्टगेज डीड होनी चाहिए उस डेट पर आपकी प्रॉपर्टी कहाँ सिचुएटेड होनी चाहिए, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई या कुछ ऐसी स्टेट जहां पर भी राज्य सरकार या केंद्र सरकार आपको पावर दे कि आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है, कि आप बिना कोर्ट में गए हुए बेच सकते हैं। अगला है, ऐसी पावर को आप तब तक एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं जब तक कि आपने राइटिंग में मॉर्टगेजर को, यानी जिसने लोन लिया है उसको एक नोटिस ना सर्व कर दें। राइटिंग में जब तक आप नोटिस नहीं सर्व कर देंगे तब तक आप एक्शन नहीं ले सकते हैं। उसके बाद में अगर कई सारे सेवरल मॉर्टगेजर हैं, कई सारे लोगों ने मिल करके लोन लिया है, तो किसी एक को जरूर राइटिंग में नोटिस सर्व करिए। उसके बाद में उनसे कहिए कि हमारा मूलधन प्रिंसिपल लौटा दीजिए। प्रिंसिपल में डिफॉल्ट हो रहा है, यानी कि प्रिंसिपल मूलधन ही नहीं लौटा रहे हैं, और उसके बाद में आपने नोटिस भी सर्व किया, उसके बावजूद भी 3 महीने बीत गए, और 3 महीने नोटिस के बावजूद भी 3 महीने के बाद में पैसे अगर नहीं दिए जाते हैं तो उस केस में प्रिंसिपल या उसका कुछ पार्ट, जरूरी नहीं पूरा पूरा मूलधन ही, कुछ पार्ट भी अगर लौटा दीजिए तो भी चल जाएगा काम। तो उस केस में अगर 3 महीने बीत जाए, नोटिस देने के 3 महीने के बावजूद भी अगर पैसा नहीं लौटता है तो आप जो है उसको बिना कोर्ट में गए हुए बेच सकते हैं, बशर्ते कि ऊपर वो सारी बातें हुई हों भाई कि हाँ मतलब वो इंग्लिश मॉर्टगेज होना चाहिए या मॉर्टगेज डीड में परमिट होना चाहिए। उसके बाद में मान लो इंटरेस्ट अगर आपका बाकी है, ब्याज आपका बाकी है, तो कम से कम जो है 500 रुपये या उससे
कम से कम 500 रुपये अगर आपका ब्याज है और उसको आपने नोटिस दिया हुआ है और उसके बावजूद भी ड्यू होने या ड्यू हुआ है, ड्यू होने के 3 महीने के बाद 3 महीने बीत चुके हैं ड्यू होके और तब भी आप इंटरेस्ट नहीं चुका पा रहे हैं, तो उस केस में भी बिना कोर्ट में गए हुए आप बेच सकते हैं। ठीक है। अब दूसरा विकल्प है कि भाई चलो बिना कोर्ट में गए हुए कुछ जगहों पर हम बेच सकते थे, तो कोर्ट में जाकर भी बेच सकते हैं, है ना। तो कोर्ट में जाकर के बेचने का विकल्प कहाँ कहाँ पर होगा, इसकी बात करेंगे। इन्फोर्समेंट ऑफ मॉर्गेज थ्रू कोर्ट, तो देखो अभी डीआरटी का कॉन्सेप्ट हमारे पास है, डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल बने हुए हैं। डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल आपके 20 लाख या उससे ऊपर के केसेस अगर डिफॉल्ट के हैं तो उनको देखते हैं। ठीक है। डीआरटी की एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत हुई है, तो अभी रिकवरी ऑफ डेट एंड बैंकरप्सी एक्ट कहा जाता है, पहले इसको नाम दिया गया था रिकवरी ऑफ डेट ड्यू टू बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्ट 1993। तो बेसिकली इसी 1993 वाले एक्ट के तहत ही डीआरटी को एस्टेब्लिश किया गया था, डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल। ये 20 लाख या उससे ऊपर के केसेस देखते हैं। लेकिन अगर मान लो 20 लाख से कम का केस है तो क्या होगा विकल्प, इफ द बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एडवांस लोन बिलो 20 लाख एंड इफ दे वर सिक्योर्ड बाई अ मॉर्गेज ऑन द बारोवर्स इमूवेबल प्रॉपर्टी, द लेंडर हैज टू फाइल अ सिविल सूट फॉर द रिकवरी ऑफ हिज ड्यूज बाई इन्फोर्समेंट ऑफ द मॉर्गेज। तो ये बोला उन्होंने कि मान लो कि अगर आपने किसी को लोन दिया है और प्रॉपर्टी उसकी मॉर्गेज करवा रखी है, लेकिन जो लोन का अमाउंट हो 20 लाख से कम है, 20 लाख या उससे ऊपर का केस होता तो हम डीआरटी चले गए होते, हमारे पास विकल्प था। उससे कम है तो क्या व्यवस्था है हमारे पास, तो उससे कम है तो हमारे पास व्यवस्था है हम एक सिविल सूट फाइल कर सकते हैं, यानी कोर्ट में केस कर सकते हैं, ये व्यवस्था हमारे पास है। फिर बाद में इसी प्रॉब्लम को अब सिर्फ कोर्ट में केस नॉर्मल केस दायर हो जाता था, परेशानी होती थी, बाद में आगे चल कर इसीलिए सरफेसी लाया गया, सरफेसी इसीलिए लाया गया। सरफेसी में क्या है, अगर 1 लाख या उससे ऊपर का उधार है ना तो उस केस में लागू होता है। सरफेसी 1 लाख या उससे ऊपर की अगर उधारी है तो उसमें लागू हो जाता है, 1 लाख एंड प्लस के केस में इट इज एप्लीकेबल। तो यानी कि अगर 20 लाख से कम का केस है तो हमारे पास सरफेसी का भी विकल्प होता है। लेकिन फिलहाल पहले के समय में जो व्यवस्था थी वो यही थी, आपको एक कोर्ट में केस करना होता था कि सर हमने मॉर्गेज करवा रखा है और इसको इन्फोर्स करवाइए, है ना, इन्फोर्समेंट ऑफ द मॉर्गेज, है ना, हमें अपनी रिकवरी को ड्यू मतलब लेना है और जो प्रॉपर्टी उसको बेचना पड़ेगा। लेकिन बिना कोर्ट में गए हुए बेचना मुश्किल हो जाता था क्योंकि सामने वाली पार्टी भी परेशान करेगी। अब सिविल सूट जब आप फाइल करेंगे तो उसमें कुछ चीज़ें आपको दिमाग में रखनी होंगी। जब आप सिविल सूट फाइल करें तो कुछ बातें दिमाग में रखनी। पहला, सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड इन द कोर्ट ऑफ लोअर ज्यूरिडिक्शन वेयर इट कैन लाई, तो सबसे निचली अदालत में जहां मिनिमम निचली अदालत पॉसिबल है। कोई केस अगर हाई कोर्ट लेवल का है तो निचली अदालत हाई कोर्ट है ना, उससे नीचे नहीं अगर कर सकते तो हाई कोर्ट लेवल पर करिए। अगर जो है जिला स्तर पर हो सकती है तो जिले स्तर पर कर दीजिए। ये कहने मतलब जितनी भी लोवेस्ट जो है ज्यूरिडिक्शन पॉसिबल है उसमें आप अप्लाई करेंगे। ये नहीं कि हर केस में मैं तुमको सुप्रीम कोर्ट में ही देख लूंगा, ये नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में ना देखिए, जहां लोवेस्ट पॉसिबल वहां देख लीजिए। द सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड इन द ज्यूरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट वेयर मॉर्गेज प्रॉपर्टी आर सिचुएटेड। तो आपको सूट कहां पर फाइल करना होगा, जहां पर मॉर्गेज प्रॉपर्टी सिचुएटेड है। ठीक है, जिस प्रॉपर्टी को मॉर्गेज किया है अगर वो जयपुर में है तो जयपुर की ज्यूरिडिक्शन जहां पर भी आती है कोर्ट की वहां पर आप फाइल करिए। यहाँ लखनऊ में, बनारस में या फिर जो है झारखंड में मत अप्लाई करिए। ये कहने मतलब है जिस जगह पर प्रॉपर्टी मॉर्गेज प्रॉपर्टी जहां पर सिचुएटेड है वहीं पर ही सूट फाइल करिए, अच्छा रहेगा। इफ देयर इज मोर देन वन मॉर्गेज इन फेवर ऑफ द लेंडर फाइलिंग द सूट। अब अगर एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी को आपने मॉर्गेज कर रखा है, उधार लेते समय एक से ज़्यादा मॉर्गेज हैं, 4 घर आपने अगर मॉर्गेज कर रखा है तो आपको जनरली एक ही सूट फाइल करना चाहिए। एक सूट फाइल करेंगे चारों घर की नीलामी के लिए, अनटिल अनलेस की जो है एक आप जो है कोर्ट से लीव ना ले लें, ऑब्टेन फॉर फाइलिंग द सेपरेट सूट, या फिर कोर्ट से आप परमिशन ले लें। लीव का मतलब कोर्ट से परमिशन ले लीजिए कि हम अलग अलग सूट फाइल करना चाहते हैं। अदरवाइज अगर आपने एक बैंक ने सोचो एक कस्टमर की 4 प्रॉपर्टी को अगर बंधक रखा हुआ है, मॉर्गेज करवा रखा है, तो चारों के लिए एक ही सूट हम फाइल कर देते हैं, सीधे सीधे यही बात लगेगी काम पे। ठीक है, इफ मॉर्गेज इज टू बी इन्फोर्स्ड, अगर मॉर्गेज को इन्फोर्स करना है आपको, इट मस्ट बी इंश्योर्ड दैट द क्लेम इज विद इन लिमिटेशन। तो अगर आप मॉर्गेज को इन्फोर्स करना चाहते हैं, इन्फोर्स करने का मतलब क्या है कि अगर आप उस प्रॉपर्टी को बेचना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना होगा कि भाई लिमिटेशन पीरियड को आप फॉलो करिए। लिमिटेशन पीरियड का कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया था। जैसे बैंक में आपने एटीएम से पैसे निकाले और आपको पैसे नहीं मिले, बड़े आदमी हैं, भूल गए, कोई बात नहीं, और 3 साल बाद आपको याद आया कि मैंने 2021 में पैसे निकाले थे
और 24 आ गया है, एटीएम से मुझे पैसे नहीं मिले, तो क्या आप बैंक में जाएंगे और बोलेंगे सर आज से 3 साल पहले मैंने एटीएम से पैसे निकाले थे, उसकी मुझे रिकवरी चाहिए? तो नहीं अलाउ करेगा बैंक, क्योंकि बैंक की गाइडलाइन है ट्रांजैक्शन हैपनिंग के 30 दिन के अंदर आपको क्लेम करना होगा। दैट्स काइंड ऑफ लिमिटेशन, एक लिमिट है। ये नहीं कि बाबा दादा ने कभी जो है, परदादा ने हमारे जो है लोन दिया था किसी को, आज हम उसकी उधारी चुकाने जाएंगे, तो नहीं, परदादा को ही कुछ ना कुछ एक्शन उसी समय लेना पड़ेगा। देयर आर सर्टेन लिमिटेशंस। तो वही बोल रहे हैं कि लिमिटेशन पीरियड में ही काम हो जाना चाहिए। इन सिविल कोड द डिक्री ऑन मॉर्गेज इज टू फोल्ड, नेमली अ प्रिलिमिनरी डिक्री एंड फाइनल डिक्री। तो सिविल कोड में जब भी आप मॉर्गेज के लिए अप्लाई करेंगे तो वहाँ जो फैसले आते हैं, जो न्याय आता है, फैसला आता है, वो 2 लेवल का होता है। पहला होता है प्रिलिमिनरी डिक्री और फिर फाइनल डिक्री। प्रिलिमिनरी मतलब प्राथमिक, और फिर फाइनल आती है। प्राथमिक में क्या होगा, प्रिलिमिनरी डिक्री में टाइमलाइन सेट कर दी जाएगी मॉर्गेजर के लिए कि वो अमाउंट को पे कर दे, यानी एक तरीके की वार्निंग सिविल कोर्ट भी देता है कि भाई ऐसा है कि हमारे पास मामला आया है, ऐसा है, अगले इतने दिन के अंदर में सारा का सारा पैसा हमें चुका दो, इस बारोवर को, इस लेंडर को दे दो, बैंक को दे दो। अगर मॉर्गेजर फेल कर जाता है इस अमाउंट को उस टाइम में पे करने के लिए जितना कोर्ट ने कहा है, ठीक है, प्रिलिमिनरी डिक्री में जितना समय दिया गया, 10 दिन, 15 दिन, 1 साल, जो भी दिया गया है, और उतने समय में वो नहीं देता और फेल कर जाता है, मॉर्गेजी इज इंटाइटल टू मेक एन एप्लीकेशन टू द कोर्ट फॉर पासिंग द फाइनल डिक्री। तो अब फिर से जिसने लोन दिया है मॉर्गेजी, वो फिर से कोर्ट में जाएगा और एक जो है फिर से नया जो है एप्लीकेशन डालेगा फाइनल डिक्री के लिए, साहब ये पैसा नहीं चुका रहे हैं, इसके बावजूद भी आपकी बातों को नहीं मान रहे हैं, तो अब फाइनल आदेश पारित कर दीजिए, ठीक है। फिर फाइनल आदेश जब कोर्ट का आ जाएगा, अब आप जो है मॉर्गेज इन्फोर्स कर सकते हैं, यानी उसकी प्रॉपर्टी को बेच सकते हैं। द एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग शैल बी कमेंस्ड ओनली आफ्टर द फाइनल डिक्री इज पास्ड इन द मॉर्गेज सूट। तो मॉर्गेज सूट में जब आपकी फाइनल डिक्री को पास कर दिया जाए कोर्ट के द्वारा, तभी आप जो है प्रोसीडिंग को एग्जीक्यूट करेंगे, उसके पहले नहीं करेंगे। अगर कोर्ट ने फाइनल डिक्री, फाइनल न्याय, फाइनल फैसला नहीं सुनाया हुआ है तो आप उसका घर बेचने पर मत उतारू होइए, ध्यान रखिए इस बात को, ठीक है। उसके बाद में व्हाइल एग्जीक्यूटिंग द मॉर्गेज डिक्री, है ना, फैसला, द डिक्री होल्डर कैन ब्रिंग द प्रॉपर्टी मॉर्गेज टू सेल विदाउट फर्स्ट सीकिंग एन ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट फ्रॉम द कोर्ट। तो इन्होंने ये भी कहा कि अगर मॉर्गेज डिक्री आपके पास है, फाइनल डिक्री आपको मिल गई है, तो अब आपको ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट, यानी कि कुर्की का आदेश बोलते हैं फ्रेंड्स इसको, कुर्की का आदेश कोर्ट से लाने की जरूरत नहीं है। आप उसकी प्रॉपर्टी को बिना कुर्की के आदेश, ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट के बेच सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। इसके अलावा लेंडर कैन आल्सो प्रेफर रिकोर्स अगेंस्ट द मॉर्गेज प्रॉपर्टी अंडर सरफेसी एक्ट। मैंने बताया ना कि मतलब कोर्ट में जाने का विकल्प तो है ही, लेकिन सरफेसी के तहत भी आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रिकवरी ऑफ ड्यूज अगर 1 लाख या उससे ऊपर का है तो मॉर्गेज किस टाइप का है उससे मतलब नहीं होता। यहाँ पर मॉर्गेज किस टाइप का उससे मतलब नहीं है। आप किसी भी तरीके के मॉर्गेज के लिए अगर बंधक है तो आप जा सकते हैं, सरफेसी के तहत अपना पैसा वसूल सकते हैं। 1 लाख एंड अबव का उधारी होना चाहिए। और भी बहुत सारी सरफेसी, पूरा चैप्टर ही हमने अच्छे से डिस्कस किया, मेरे ख्याल से चैप्टर नंबर 17 या कुछ है, ठीक है, 7-8 पार्ट में है, तो वहाँ पर हमने बातें करी हुई हैं, ठीक है। तो आई बिलीव आपको थोड़ा बहुत यहाँ पर समझ में आई होंगी बातें, ठीक है। तो इन्फोर्समेंट ऑफ मॉर्गेज थ्रू कोर्ट में हमने देखा कि देखो अगर 20 लाख या उससे ऊपर का केस है तो हमारे पास डीआरटी का विकल्प है, डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल। डीआरटी को एस्टेब्लिश किया गया है रिकवरी ऑफ डेट ड्यू टू बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्ट 1993 के तहत, जिसे अब हम रिकवरी ऑफ डेट एंड बैंक्रप्सी एक्ट भी कहते हैं। लेकिन अगर 20 लाख से कम का केस है, अगर 20 लाख से कम का केस है तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम जो है अगर मान लो कोई लोन आपने दिया है 20 लाख से कम रुपए का है, लेकिन जो है आपने मॉर्गेज करवा रखा है, तो उसको इन्फोर्स करने के लिए, मॉर्गेज प्रॉपर्टी को बेचने के लिए आप जो है कोर्ट में सिविल सूट फाइल करते हैं। कोर्ट में जाकर के एक सूट फाइल कर सकते हैं कि मॉर्गेज को इन्फोर्स किया जा सके, यानी चीज़ों को बेचा जा सके। अब जब आप सूट फाइल करें तो उसके लिए कुछ बातों को दिमाग में रखना है। कौन कौन सी बातें हैं? पहला, सूट जो है लोवेस्ट ज्यूरिडिक्शन में फाइल करिए। दूसरा, जहां पर मॉर्गेज प्रॉपर्टी है वहीं पर ही सूट फाइल करिए, उसी लोकेशन पर, ठीक है। अगर जो है एक से ज़्यादा जो है प्रॉपर्टी को मॉर्गेज कर रखा है उसने, तो आप जो है सेपरेट सूट ना फाइल करके एक ही सूट फाइल करने की कोशिश करें। और अगर सेपरेट सूट अलग अलग मॉर्गेज के लिए फाइल करना चाहते तो उसके लिए कोर्ट से परमिशन जरूर ले लें, ठीक है। अगर मॉर्गेज को इन्फोर्स करना है तो इंश्योर करिए कि ये विद इन लिमिटेशन पीरियड हो रहा है, टाइम लिमिट एक्सपायर नहीं हुई है। सिविल कोर्ट में, है ना,
जो डिक्री होती है, जो फैसला होता है, जो है ना आदेश होता है सिविल कोर्ट का, वो दो तरीके का होता है। पहला प्रिलिमिनरी डिक्री और दूसरा फाइनल डिक्री। प्रिलिमिनरी डिक्री में क्या होता है, एक टाइमलाइन दे दी जाती है मॉर्टगेजर को कि भाई उधार लेने वाले अभी भी पे कर दो, मौका है तुम्हारे पास में। अगर मॉर्टगेजर इसके बावजूद भी पैसा नहीं दे पाता, जितना टाइम दिया गया प्रिलिमिनरी डिक्री में उसमें भी नहीं दे पाया, तो उस केस में जो आप मॉर्टगेजी है, जिसने लोन दिया हुआ है, बैंक, वो जाएगा एप्लीकेशन देगा कोर्ट को फिर से कि सर फाइनल डिक्री पास कर दीजिए। फाइनल डिक्री पास होने के बाद में ही जो है आप एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग कर सकते हैं। यहाँ पर उन्होंने बताया कि अगर आपके पास फाइनल डिक्री आ गई है तो आपको अलग से जो है मतलब अटैचमेंट ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट, कुर्की का आदेश लाने की जरूरत नहीं पड़ती, उसके पहले ही आप प्रॉपर्टी को बेच सकते हैं। इसके अलावा कोर्ट में जाने के अलावा अगर जो है 20 लाख से कम का केस है तो उस केस में आप जो है सरफेसी एक्ट के तहत भी एक्शन ले सकते हैं। 1 लाख या उससे ऊपर का जो है आपका ड्यूज होना चाहिए और उसके लिए जो भी गाइडलाइन है उनको आपको फॉलो करने की ज़रूरत होती है। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे फ्रेंड्स अगले टॉपिक की तरफ, जिसे हम कहेंगे लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी ऐसी चीज़ें जो चले ना, जैसे ज़मीन, घर, है ना, चलती नहीं है, इमूवेबल है, तो ऐसी प्रॉपर्टी की लीज की जाती है। लीज का कॉन्सेप्ट समझते हैं कि नहीं समझते हैं, ये बताइए। जैसे देखो, दो तरीके हो सकते हैं। बैंक को अपनी ब्रांच खोलनी है तो एक तरीका हो सकता है कि बैंक ज़मीन खरीद ले और उस पर अपनी बिल्डिंग बना ले। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ओनरशिप भी आपकी हो गई, है ना, और पोजेसन भी आप ही के पास, सब कुछ आप ही के पास रहेगा। लेकिन दूसरा तरीका होता है कि बैंक जो है हर जगह ज़मीन हम नहीं खरीद सकते और थोड़ा अलाउ भी नहीं है इन्वेस्टमेंट, सर्टेन इन्वेस्टमेंट। तो बैंक क्या करता है कि बैंक किसी की प्रॉपर्टी ले लेता है सर्टेन टाइम पीरियड के लिए। मान लो उसने लीज कर ली 10 साल के लिए कि अगले 10 वर्षों तक हम आपकी बिल्डिंग का यूज करेंगे और बदले में एक सर्टेन अमाउंट हम आपको पे किया करेंगे। ओके, हो सकता है ऐसा एग्रीमेंट हो कि हम आपको 2 लाख दे देंगे और हर महीने 40,000 रुपये आपको देते रहेंगे, काइंड ऑफ दैट, ऐसा एक अरेंजमेंट वो कर लेते हैं। ठीक है, बदले में आप उस प्रॉपर्टी में पूरा का पूरा अधिकार मिल जाता है, आप उसको यूज कर सकते हैं। ठीक, यही पूरा कॉन्सेप्ट लीज का कॉन्सेप्ट होता है फ्रेंड्स। ओके, लीज का हम लोग नहीं यूज करते, जनरल लाइफ में हमें नहीं यूज करता, लेकिन बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से या बड़ी बड़ी कंपनियां लीज पर प्रॉपर्टीज़ को लेती है। जैसे TCS कंपनी है या फिर मान लो बहुत बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती हैं, इनको ऑफिसेस की ज़रूरत होती है तो वो सारी लीज करवा लेती हैं कि हाँ ये भैया 4 लाख स्क्वायर फीट एरिया हम आपका लीज पर ले रहे हैं, बदले में हम आपको साल का मतलब महीने का 2 करोड़ 3 करोड़ रुपए रेंट दिया करेंगे। ठीक है, तो ये होता है लीज का पूरा फंडा। उसमें अब समझ में आया होगा आपको कि हाँ आपसे एक सर्टेन अमाउंट पे करते हैं और बदले में पूरा पूरा अधिकार आपके पास आ जाता है। आप मालिक नहीं रहते हैं, आप उतने ही टाइम पीरियड के लिए आप उसके लीज पर रहते हैं जितने समय के लिए, है ना, आप वहाँ पर रह सकते हैं। जैसे बैंकों में भी हम लोग लीज करवाते हैं, किसी के मकान में रहते हैं जहाँ पर हाउस रेंट अलाउंसेस मिलता है हमें, तो लीज करवाते हैं हम उसके यहाँ जा करके। 11 महीने की लीज होती है, फिर वो सर्टनली 3 बार बढ़ती रहती है, 33 महीने तक आप रह सकते हैं, काइंड ऑफ दैट। तो वही सब पूरी कहानी लीज होती है। आप उस प्रॉपर्टी के मालिक नहीं बनते हैं, लेकिन अधिकार पूरे के पूरे आपके पास आ जाते हैं, ऐसे ही रहता है। ठीक है, तो लीज क्या होती है? अ लीज इज ट्रांसफर ऑफ राइट टू एंजॉय द प्रॉपर्टी फॉर अ सर्टेन टाइम, express or implied or in perpetuity, that is forever, in consideration of a price paid or promised or any other thing of value to be given periodically to the transferor by the transferee। अब देखो डेफिनेशन में आ गए तो बहुत सारी चीज़ें, चूंकि परिभाषाएं बनाई जाती है तो उसमें कोई पॉइंट छोड़ा नहीं जाता, इसलिए इतना सारा कुछ लिखा है। अगर इसको हम सरल भाव में समझें तो लीज का मतलब ट्रांसफर ऑफ अधिकार होता है। अधिकारों का हम ट्रांसफर करते हैं ताकि प्रॉपर्टी का एंजॉय किया सके, प्रॉपर्टी का उपयोग किया जा सके। ये सर्टेन टाइम पीरियड के लिए उपयोग किया जा सकता है। अब सर्टेन टाइम पीरियड 5 साल, 10 साल, 15 साल, 100 साल ऐसा हो सकता है। ये एक्सप्रेस भी हो सकता है, लिखित में है कि हाँ अगले 100 साल तक आप यूज कर सकते हैं, या इम्प्लाइड हो सकता है कि हमें लगे कि हाँ अगले तुम्हारी लाइफ टाइम के लिए है, ऐसा इम्प्लाइड भी हो सकता है। तो एक्सप्रेस भी हो सकता है, इम्प्लाइड हो सकता है, या इन परपेचुटी हो सकता है, यानी कि ऐसा नहीं कि फिक्स टाइम पीरियड के लिए है, दिस इज नॉट फॉर सर्टेन टाइम पीरियड। परपेचुटी अनंत काल के लिए ओके, अनंत काल के लिए लीज पर ले लिया हमने, फॉरएवर के लिए, इस इन कंसिडरेशन ऑफ प्राइस पेड। अब इसके कंसिडरेशन में, यानी कि इसके बदले में आपको कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, तो आपको या तो कोई प्राइस पे किया जाएगा, या तो आपको कोई वादा किया जाएगा, प्रॉमिस किया जाएगा, या कोई वैल्यूएबल चीज दी जाएगी। ठीक है, साथ ही साथ में आपको पीरियडिकली जो है कोई ना कोई चीज पे की जाएगी, पीरियडिकली आपको भी पे किया जाएगा। तो एक प्राइस भी पे किया जाता है कंसिडरेशन में, और साथ ही में पीरियडिकली भी पे किया जाता है। लीज के केसेस में 2 चीजें दी जाती हैं। ठीक है, किसके द्वारा? ट्रांसफरर के द्वारा, बाई ट्रांसफरी। ठीक है, टू द ट्रांसफरर। ट्रांसफरर कौन होगा? जिसकी लैंड है, जिसकी जमीन है, वो ट्रांसफरर है, और ट्रांसफरी जिसने जो है उसको अपने पास लीज पर ले रखा है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए आप किसी के मकान में रहते हैं,
तो आपका लैंडलॉर्ड जो है आपका ट्रांसफरर हो जाएगा, और आप जो कि एम्प्लॉय के तौर पर उसके घर में रहते हैं तो आप ट्रांसफरी कहलाएंगे। ठीक है, बदले में आपको उसको सर्टेन अमाउंट हर महीने पीरियडिकली भी देना पड़ेगा, और अगर जो है ज़्यादा है तो हो सकता है ये मांग ले कि जो है 2 महीने का एडवांस रेंट दे दो अपनी जेब से, काइंड ऑफ दैट। ओके, क्लियर होती है बात। तो ये हो गया लीज। ट्रांसफरर इज कॉल्ड द लेसर एंड ट्रांसफरी इज कॉल्ड द लेसी। ध्यान रखिएगा, ये टर्म यूज हो जाते हैं इंटरचेंजेबली। जो लीज में ट्रांसफरर को, क्योंकि लीज है तो लीज की वजह से लेसर कहा जाता है। ट्रांसफरर यहाँ पर भी ओ आर है, लेसर यहाँ पर भी ओ आर है, तो चलेगा। ट्रांसफरर जो ट्रांसफर करता है, ठीक है। ट्रांसफरी जिसको ट्रांसफर होने के बाद प्रॉपर्टी मिलती है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लैंडलॉर्ड और जो है बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें कि लैंडलॉर्ड ने बैंक को लीज दे रखी है, बैंक की ब्रांच को, ठीक है। तो यानी कि ट्रांसफरर कौन होगा? लैंडलॉर्ड विल बी ट्रांसफरर, और जो है या लेसर कौन होगा? लैंडलॉर्ड हो जाएगा। और ट्रांसफरी कौन होगा? बैंक की ब्रांच। क्या बोल सकते हैं? बैंक की कोई ब्रांच है, ठीक है, उसी को लेसी भी बोल सकते हैं। किसी बैंक की ब्रांच को हम लेसी भी बोल सकते हैं, समझने के लिए बात बता रहा हूँ, ठीक है। द प्राइस इज कॉल्ड प्रीमियम। जो यहाँ पर प्राइस पे किया गया है या कोई वादा किया गया है, उसी प्राइस को, उसी वादे को हम प्रीमियम बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं फ्रेंड? प्रीमियम बोल देता है। ये सारे शब्द मायने रखते हैं, रेड हैं, ध्यान रखिए, ठीक है। एंड द मनी आर एनी अदर थिंग टू बी गिवन इज कॉल्ड रेंट। इसके अलावा मनी या कोई और चीज जो दी जा रही है उसे रेंट बोल दिया जाता है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के सेक्शन 105 के तहत ये पूरी बातें बताई गई हैं, ठीक है। क्लियर होती है बात। तो ट्रांसफरर को हम लेसर बोलते हैं, ट्रांसफरी को हम लेसी बोलते हैं, प्राइस को हम प्रीमियम बोलते हैं, और इसके अलावा जो है सर्टेन चीजें या मनी जो है रिकरिंग बेसिस पर दी जाती है, दैट इज कॉल्ड रेंट। सेक्शन 105 कहता है। अब ध्यान दीजिए, सेल और लीज में थोड़ा सा डिफरेंस समझने का हम यहां पर प्रयास कर रहे हैं। अ सेल इज एन एब्सोल्यूट ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। अगर आपने कोई प्रॉपर्टी का सेल कर दिया, बेच दिया, तो आपने प्रॉपर्टी को एब्सोल्युटली ट्रांसफर कर दिया, कुछ बचा नहीं तुम्हारे पास में, ठीक है। अगर मैंने किसी से प्रॉपर्टी खरीद ली, सेल कर दिया उसने, तो अब उस प्रॉपर्टी का मालिक मैं हूं, उसके पास कुछ रह नहीं गया, कुछ नहीं, नथिंग, कोई रोल नहीं रह गया उसका। उसने बेच दिया, काम खत्म, आज से उसका नाम मिट गया उस जमीन से, ठीक है। लेकिन लीज ऐसा नहीं होता। अ लीज इज ए पार्शियल और लिमिटेड ट्रांसफर। यहां पर क्या हो रहा है? एब्सोल्यूट ट्रांसफर। यहां पार्शियल या लिमिटेड ट्रांसफर हो रहा है प्रॉपर्टी का। तो फर्क होता है सेल में और लीज में। सेल में एब्सोल्यूट ट्रांसफर होता है, कंप्लीट ट्रांसफर होता है, इसमें पार्शियल या लिमिटेड ट्रांसफर होता है प्रॉपर्टी का, ठीक है। इन अ लीज देयर इज ए ट्रांसफर ऑफ राइट। लीज में क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ अधिकार किया जाता है, अधिकारों का ट्रांसफर किया जाता है, प्रॉपर्टी नहीं ट्रांसफर हो रही है, लिमिटेड ट्रांसफर हो रहा है। प्रॉपर्टी ट्रांसफर ऑफ राइट टू एंजॉय सच प्रॉपर्टी, ठीक है। तो लीज में क्या होता है? अधिकारों का ट्रांसफर किया जाता है ताकि आप उस प्रॉपर्टी का एंजॉय करने मतलब यूज कर सकें, एंजॉय करने मतलब यूज कर सकें। दस इन केस ऑफ अ लीज देयर इज सेपरेशन बिटवीन ओनरशिप एंड पोजेशन। ध्यान रखिएगा, तो लीज के केस में क्या होता है? ओनरशिप किसकी होगी? लैंडलॉर्ड की होगी, और पोजेशन किसका होगा? बैंक की ब्रांच का होगा। लेकिन अगर सेल कर दिया गया होता तो ये दोनों एक ही के पास आते। सोचो, एक ब्रांच ने प्रॉपर्टी खरीद ली, तो बैंक ब्रांच के पास ओनरशिप भी है और बैंक ही ब्रांच के पास में पोजेशन भी है उस प्रॉपर्टी का। पोजेशन और ओनरशिप सब कुछ इसी के पास है ना। तो ये इतना फर्क होता है, थोड़ा सा ध्यान रख करके चलेंगे, ठीक है। उसके बाद में ड्यूरेशन ऑफ सर्टेन लीज इन, मतलब जो लीज आप करवाते हैं उसकी ड्यूरेशन भी होती है, तो उसका थोड़ा सा फंडा समझ लेते हैं। ड्यूरेशन ऑफ सर्टेन लीज इन एब्सेंस ऑफ रिटन कॉन्ट्रैक्ट और लोकल यूजेज इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 106 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। पहला, इन द एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और लोकल लॉ आर यूज टू कंट्री अ लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। थोड़ा ध्यान देंगे, इमूवेबल प्रॉपर्टी की लीज की हम बात यहाँ कर रहे हैं। फॉर एग्रीकल्चरल आर मैन्युफैक्चरिंग पर्पजेज shall be deemed to be leased for year to year। तो shall be deemed to be a lease from year to year, इसको year to year माना जाता है, जिसको टर्मिनेट किया जा सकता है ऑन द पार्ट ऑफ आइदर लेसर और लेसी। लेसर और लेसी कौन होते हैं? मैंने आपको बताया था। लेसर आपका ट्रांसफरर और लेसी आपका ट्रांसफरी, ठीक है। जिसमें ओ आर लगा होता है वो आपका लैंडलॉर्ड है, ठीक है। ऐसे समझ लीजिए, जैसे भी समझ में आए, ठीक है। बाई 6 months नोटिस। तो इन्होंने कहा कि अगर मान लो कि कॉन्ट्रैक्ट या लोकल लॉ यूजेज का एब्सेंस है, तो नॉर्मली जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी का जो लीज होता है, अगर वो एग्रीकल्चर पर्पज के लिए करवाया जा रहा है या मैन्युफैक्चरिंग पर्पज के लिए करवाया जा रहा है, तो ऐसी लीज को हम
ईयर टू ईयर लीज बोलते हैं, जिसको टर्मिनेट करना चाहें तो कर सकते हैं, बशर्ते कि आपको 6 महीने का नोटिस देना पड़ेगा। 6 महीने का नोटिस कोई भी पार्टी दे सकती है, चाहे जिसकी जमीन है चाहे जिसने लीज करवा रखी है, दोनों व्यक्तियों को अधिकार होता है, लेकिन 6 महीने का आपको नोटिस सर्व करना पड़ता है। इसके बाद में अब अगर एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग के अलावा किसी वजह से आपने इमूवेबल प्रॉपर्टी की लीज करवा रखी है फॉर एनी अदर पर्पज शैल बी डीम टू बी लीज फ्रॉम मंथ टू मंथ, तो उसे मंथ टू मंथ माना जाता है। वहां क्या था ईयर टू ईयर, वहां क्या था ईयर टू ईयर, यहां MTM है, मंथ टू मंथ होता है। ये भी टर्मिनेट की जा सकती है किसी भी पार्टी द्वारा, चाहे लेसर कर दे चाहे लेसी कर दे, बशर्ते कि 15 दिन का नोटिस पीरियड यहां पर होता है। ईयर टू ईयर में 6 महीने का नोटिस पीरियड है, मंथ टू मंथ में जो है 15 दिन का नोटिस पीरियड होता है। नोटिस कोई भी सर्व कर सकता है, जिसकी जमीन है वो भी और जिसने लीज पर ले रखा है वो भी। द पीरियड मेंशन फॉर नोटिस शैल कमेंस फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ नोटिस, कब से जो है नोटिस माना जाएगा, तो जिस डेट को नोटिस रिसीव होगा, रिसिप्ट ऑफ नोटिस, नोटिस जिस डेट को रिसीव होगा उसी डेट से ही हम मान लेंगे कि हाँ ये जो है नोटिस जो है कमेंस हो चुका है। ठीक है, नोटिस बनने की डेट से नहीं, नोटिस रिसीव होने की डेट से। आज मैंने छापा, मैं मान लो लेसर हूं और आज मैंने नोटिस बनाया और वो 15 दिन बाद किसी व्यक्ति के पास पहुंचा जिसके पास पहुंचना चाहिए था, लेसी के पास में, तो 15 दिन बाद जब वो रिसीव करेगा वहां से जो है नोटिस पीरियड अगले 15 दिन का या फिर अगले 6 महीने का शुरू होता है, ये बात कही गई है। ओके, उसके बाद में हर एक नोटिस जो है राइटिंग में होना चाहिए। जो भी आप नोटिस सर्व करेंगे कि भाई हमारा जमीन खाली कर दो, तो वो राइटिंग में होना चाहिए, उस पर साइन किया जाना चाहिए किसका, पर्सन जो उस नोटिस को दे रहा है, सर्व कर रहा है। एंड आइदर बी सेंट बाय पोस्ट, अब इसको आप पोस्ट ऑफिस के थ्रू भेज सकते हैं उस पार्टी को, ठीक है, या फिर उसको खुद जा करके डिलीवर कर सकते हैं पर्सनली, उसको दे सकते हैं, या कोई और व्यक्ति वहां पर है उसको दे सकते हैं, उसकी फैमिली को दे सकते हैं, उसके नौकर को दे सकते हैं। अगर जो है नहीं ये पॉसिबल है कि उसको हम डायरेक्टली डिलीवर कर सकें, टेंडर कर सकें, तो उस केस में उसकी प्रॉपर्टी के किसी जो है मतलब कॉन्स्पिशियस किसी विशेष स्थान पर चिपका भी जाया सकता है कि भैया हमने नोटिस आपको सर्व कर दिया। जैसे सरकार की बैंक भी जाकर के नोटिस सर्व कराता है ना कि हाँ भाई हमने ये सरफेसी के साथ एक्शन हो रहा है और यहाँ पर नोटिस लगा दिया जाता है, तो काइंड ऑफ दैट ऐसी जगह पर हो जहाँ पर सबकी नज़र पड़ सके, तो ये पॉसिबिलिटी होती है। कुल मिलाकर के आपको नोटिस राइटिंग में देना पड़ेगा, उस व्यक्ति को दे दीजिए, उसके परिवार के किसी सदस्य को दे दीजिए, चिट्ठी भेज मतलब पोस्ट ऑफिस से भेज दीजिए, आप खुद चले जाइए पर्सनली डिलीवर कर दीजिए, उसके फैमिली मेंबर को दे दीजिए, उसके नौकर को दे दीजिए। ये सब नहीं संभव है तो उसके घर में, उसके बाहर जो है उसकी प्रॉपर्टी पर कहीं चिपका दीजिए जहां पर आसानी से दिखाई पड़ सके, तो भी मान लिया जाएगा कि आपने नोटिस सर्व कर दिया है खाली करने का। हाउ आर लीज मेड, ये बात करनी है, लेकिन पहले ये देख लेते हैं। ठीक है, तो हमने देखो फ्रेंड्स यहाँ पर बात की लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की, तो हमने देखा लीज क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ राइट, अधिकारों का ट्रांसफर होता है। लैंग्वेज थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस बात का। ओके, ट्रांसफर ऑफ राइट, अधिकारों का ट्रांसफर होता है ताकि वो प्रॉपर्टी का एंजॉय कर सके कौन, जिसने लीज पर लिया हुआ है। अब ये सर्टेन पीरियड के लिए ले, सर्टेन टाइम के लिए हो सकता है, ठीक है, या फिर परपेचुटी हमेशा के लिए भी हो सकता है। उसके बाद में प्राइस पेड या प्रॉमिस जो भी उसके कंसिडरेशन में हो सकता है, आपने क्या प्राइस पे किया है, कुछ ना कुछ प्राइस पे करना पड़ेगा या कोई ना कोई वादा करना पड़ेगा आपको। उसके बाद में ये पीरियडिकली जो है ट्रांसफरर से ट्रांसफरी को ये पैसे देने पड़ते हैं। अगर पीरियडिसिटी में देना पड़ता है तो उसे रेंट कह देते हैं, जो ये प्राइस पे किया जाता है या प्रॉमिस किया जाता है इसे हम प्रीमियम बोल देते हैं। ट्रांसफरर को यानी कि जो मालिक है लैंड का, जमीन का मालिक है, उसको हम लेसर बोलते हैं। ट्रांसफरी यानी जिसने लीज पर ले रखा है उसको हम ट्रांसफरी या लेसी भी बोल सकते हैं। जो प्राइस पे किया जाता है उसे प्रीमियम कहा जाता है। इसके अलावा जो मनी दी जाती है हर महीने उसे रेंट कहा जाता है। ये सारी बातें जो है आपका प्रॉपर्टी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी जो है 105 के तहत होती है। सेल जो है एब्सोल्यूट ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी होता है। सेल में प्रॉपर्टी का एब्सोल्यूट ट्रांसफर हो जाता है, कुछ बचता नहीं है। लेकिन लीज में पार्शियल या लिमिटेड ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी होता है, या यहाँ पर ट्रांसफर ऑफ राइट्स होता है, अधिकारों का ट्रांसफर होता है, प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं होती है। उसके बाद में लीज के केस में जो ओनरशिप है और पोजीशन है वो सेपरेट होता है। लीज में पोजीशन और ओनरशिप अलग होती है। ओनरशिप लैंडलॉर्ड की रहती है और पोजीशन आपके पास रहता है जिसने लीज करवा रखा है। फिर हमने देखा ड्यूरेशन की बात की, तो सेक्शन 106 बताता है कि देखो अगर एग्रीकल्चर या मैन्युफैक्चरिंग पर्पज के लिए लीज करवा रहे हो तो उसे ईयर टू ईयर लीज बोला जाता है। ये टर्मिनेट की जा सकती है लेसर के द्वारा भी, लेसी के द्वारा भी, कोई भी कर सकता है। 6 महीने का नोटिस देना पड़ेगा। उसके बाद में इसके अलावा किसी और पर्पज के लिए अगर आपने जो है लीज करवा रखी है, यानी कि आपने मैन्युफैक्चरिंग या फिर जो है एग्रीकल्चर के लिए लीज नहीं करवाई हुई है, तो उसे जो है हम मंथ टू मंथ लीज बोलते हैं। मंथ टू मंथ लीज भी टर्मिनेट की जा सकती है लेसर के द्वारा भी, लेसी के द्वारा भी, और इसमें 15 दिन का नोटिस दिया जाना
चाहिए। जो पीरियड यहाँ पर मेंशन किया जाता है नोटिस के लिए, वो कब से गिना जाएगा, जब जो है मतलब जो है आपको नोटिस रिसीव हो जाए, जिस पार्टी को रिसीव होना उसको रिसीव हो जाए, वहाँ से गिना जाता है। उसके बाद उन्होंने कहा कि हर नोटिस राइटिंग में होना चाहिए, उस पर सिग्नेचर होनी चाहिए उस व्यक्ति की जिसने नोटिस दिया हुआ है। ये उस व्यक्ति को आप पर्सनली दे सकते हैं, डाक के थ्रू भेज सकते हैं, उसके घर में दे आ सकते हैं, उसके फैमिली मेम्बर को, उसके नौकर को दे सकते हैं। अगर ये सब संभव नहीं तो उसके घर में प्रॉपर्टी पर जाकर के किसी विशेष स्थान पर चिपका भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं हाउ आर लीज मेड। लीज कैसे की जाती है? तो जो ईयर ऑन ईयर लीज होती है, अ लीज फ्रॉम ईयर टू ईयर आर फॉर एनी टर्म एक्सीडिंग 1 ईयर कैन बी मेड ओनली बाय रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो अगर आप ईयर ऑन ईयर लीज कर रहे हैं या फिर आप जो है 1 साल से अधिक की लीज अगर कर रहे हैं, तो वो सिर्फ रजिस्टर्ड तरीके से ही पॉसिबल है, रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट के थ्रू ही आप लीज कर सकते हैं। ऑल अदर लीज कैन बी मेड आइदर बाय रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट आर ओरल एग्रीमेंट अकम्पनीड बाय डिलीवरी ऑफ पोजेसन। ठीक है, इसके अलावा बाकी कोई और लीज है तो वो रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट के थ्रू भी हो सकती है, मौखिक तौर पर भी हो सकती है, ओरल एग्रीमेंट कर लीजिए तब भी हो सकती है, और इसे अकम्पनी किया जाना चाहिए किसके थ्रू? डिलीवरी ऑफ पोजेसन, यानी आप पोजेसन जरूर दे दें, पोजेसन दे दें भाई, ऐसा नहीं कि ओरली बोला हाँ ले लेना और कभी उसको प्रॉपर्टी दी नहीं, ऐसा नहीं, आपको पोजेसन देना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद में प्रैक्टिकल प्रोसीजर फॉलोड फॉर मॉर्गेजी ऑफ लीज होल्ड राइट्स इज। अब देखो यहाँ क्या हो रहा है कि अब बैंक लोन देते हैं किसको? लीज होल्डर को। हम लीज पढ़ क्यों रहे हैं? लीज इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि कई बार ऐसे केसेस आएंगे कि व्यक्ति ने क्या हुआ, एक प्रॉपर्टी ली, मान लो 10 बीघे की, उस पर फैक्ट्री लगाई, उसको लीज करवाया। ठीक है, वो प्रॉपर्टी लीज है, उस लीज प्रॉपर्टी को वो चाहता है कि बंधक रखना है, मॉर्गेज करवाना है और मुझे लोन चाहिए। व्हाट विल यू डू इन दैट सिचुएशन? वी आर टॉकिंग हियर। ओके, उस केस में क्या करना होगा? तो प्रैक्टिकल प्रोसीजर क्या होगा? लीज होल्डर जो के अधिकार क्या है मॉर्गेज के केस में, लीज होल्डर के क्या राइट्स हैं? तो देखो, पहला, ओरिजिनल लीज एग्रीमेंट कैन कंस्टिट्यूट द टाइटल डीड इफ द लीज इज परपेचुअल। अगर लीज परपेचुअल है, सदैव चलने वाली है, अनंत काल तक चलने वाली लीज है, तो जो ओरिजिनल लीज एग्रीमेंट है वो आपका किसका काम करेगा? टाइटल डीड का। टाइटल डीड आप समझते हैं ना, प्रॉपर्टी के मालिकाना हक के जो कागज होते हैं उसे टाइटल डीड कहते हैं। तो टाइटल डीड का काम करेगा क्या? ओरिजिनल लीज एग्रीमेंट अपने आप में उस प्रॉपर्टी की ओनरशिप का काम कर जाएगा। लीज एग्रीमेंट शुड बी डली स्टैम्प्ड एंड रजिस्टर्ड। जो लीज एग्रीमेंट होना चाहिए भाई वो स्टैम्प होना चाहिए और रजिस्टर्ड होना चाहिए। ऐसे ओरल वाले से काम अब नहीं चलेगा यहाँ पर, क्योंकि आप लोन दे रहे हैं किसके आधार पर? लीज के आधार पर। तो आपको ध्यान रखना होगा, द अनएक्सपायर्ड लीड पीरियड मस्ट बी सफिशिएंटली लार्ज एंड मस्ट कवर द पीरियड अलाउड फॉर रीपेमेंट ऑफ द बैंक्स एडवांसेस। उसके बाद में मान लो लीज 50 साल के लिए हुई है और कोई जो है 20 साल बाद आता है, तो कम से कम अभी 30 साल हमारे पास बचे हुए हैं, लीज के 30 साल बचे हुए होने चाहिए और लोन आपका 30 साल के अंदर अंदर खत्म हो जाना चाहिए। यानी बैंक 20 साल 25 साल तक का लोन दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब पता चल रहा है कि लीज के 30 साल बचे हुए हैं और तुम कह रहे हो कि हमको 60 साल का लोन दे दो, तो नहीं करेंगे। तो ये भी बात ध्यान रखना है कि अनएक्सपायर्ड पीरियड जो है आपका लोन खत्म करने के लिए पर्याप्त होना चाहिए। ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट होना चाहिए बिटवीन किसके? 3 लोगों के बीच में एग्रीमेंट होगा। यहाँ पर किसके किसके बीच में? लेसर यानी जो मालिक है, ओनर, लेसी यानी जिसने लोन लेना है, और बैंक के बीच में एक ट्राइपार्टाइट जो है सेटलमेंट होना चाहिए। 3 पार्टियों का सेटलमेंट होना चाहिए। देखो, लैंडलॉर्ड हो गया, ठीक है, और यहाँ पर लीज लेने वाला कोई व्यक्ति हो गया, ठीक है, इसने लीज कर रखी है अपनी प्रॉपर्टी, इसको दे रखी है, अब ये बैंक के पास आया हुआ है, तो अब इनके तीनों के बीच में एक एग्रीमेंट होगा। बैंक ये नहीं कहेगा कि तुमने हमें कागजात दे दिए हैं तो हम मान जाएंगे, हम उससे भी बात करेंगे जिसकी प्रॉपर्टी है। बाद में वो ये ना कह दे कि हमने तो अलाउ ही नहीं किया था। तो दैट्स वाई हमें जो है तीनों से एग्रीमेंट मिल करके करने की जरूरत होती है, ठीक है। लीज डीड मस्ट कंटेन अ क्लॉज। लीज डीड में क्लॉज होना चाहिए परमिटिंग अथराइजिंग द लेसी टू क्रिएट मॉर्गेज। ध्यान दीजिए, जो लीज डीड यानी लीज के कागजात, डीड का मतलब समझते कि नहीं समझते? लीज डीड देखो ऐसा क्या होता है, मान लो तुम्हारे और तुम्हारे बीच में मान लो लीज करवानी है, तो हम क्या एक A4 पेपर लो सरल सा और उसमें अपनी सारी शर्तें लिख दो कि भैया सुबह जो है झाड़ू लगनी चाहिए, है ना, जो आपको मतलब जो है जो हमारा स्टेयर केस है उसको आपको साफ करना पड़ेगा, खिड़कियां साफ रखनी पड़ेंगी, आपको जो है मेंटेनेंस चार्जेस के तौर पर 2000 रुपये देने पड़ेंगे, बराबर है। जो यहाँ पर सोसाइटी का गार्ड रहता है उसकी 1200 रुपये बनती है, वो आपको देनी पड़ेंगी। जो भी आपकी शर्तें हैं वो आप लिखें।
आपको खाली करने के लिए 15 दिन पहले हम नोटिस दे देंगे, आपको खाली करना पड़ेगा, या आप खाली करना चाहोगे तो आपको 15 दिन पहले बताना पड़ेगा, हमको 2 महीने का एडवांस चाहिए होगा, हर महीने का इतना रेंट रहेगा, काइंड ऑफ दैट। ये सारी जितनी भी आपने शर्तें यहाँ पर लिख दी, अगर मान लीजिए, उसके बाद इसको ले जाइए कहाँ, वहाँ पे सिविल कोर्ट में, है ना, तहसील वगैरह चले जाइए और वहाँ पर नोटरी करवा लीजिए, मुहर दस्तखत वगैरह करवा लीजिए, तो वही लीज डीड बन जाता है। उसी कागज को ही डीड बोल दिया जाता है। बस ऐसे ही होता है, मतलब ये कोई ऐसा प्रोफार्मा टाइप का नहीं होता है फ्रेंड्स। ओके, तो ये प्रोफार्मा नहीं होता है, जो आपकी शर्तें हैं उस हिसाब से। इसीलिए हर एक की लीज डीड अपने हिसाब से बनेगी। किसी की 1 पेज की हो सकती है, किसी की 20 पेज की भी हो सकती है, क्योंकि उसने शर्तें लगा देनी होंगी ना, इस वजह से। ठीक है, तो लीज डीड में ये बात लिखी हुई होनी चाहिए, अथराइज किया जाना चाहिए कि हाँ, जो लेसी है, जिसने हमारी ज़मीन जो है किराए पर ले रखी है, जिसने हमारी ज़मीन लीज पर ले रखी है, वो लोन ले सकता है। ये बात आप लिख करके लीज डीड में देगा, है ना। अल्टरनेटिवली द लेसर, यानी जिसकी ज़मीन है, शुड गिव अ स्पेसिफिक लेटर ऑफ अथॉरिटी कम नो ऑब्जेक्शन अथॉरिटी authorizing the lessee to create the mortgage in the favor of lender bank and undertaking not to exercise the right of forfeiture of the lease so long as lenders bank due outstanding। ठीक है, तो यहाँ बोल रहे हैं कि 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो जो आपके पास लीज डीड है, उस लीज डीड में ये बात लिखी हुई होनी चाहिए। क्या आप लीज डीड में लिखेंगे कि भाई हम परमिट करते हैं, कौन, लैंडलॉर्ड परमिट करता है कि आप लोन ले सकते हैं हमारी प्रॉपर्टी में, हमें कोई ऐतराज़ नहीं है। अगर मान लो नहीं लीज डीड में लिखा है, तो उस केस में एक लेटर बनाएगा, लेटर ऑफ अथॉरिटी कम नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देगा, कौन, लैंडलॉर्ड, कि हमें कोई ऐतराज़ नहीं है, आप इनको लोन दे दीजिए। ठीक है, और हम जो है फॉरफीचर नहीं करेंगे, मतलब अधिकारों को खत्म नहीं करेंगे। कब तक नहीं करेंगे, यानी इससे प्रॉपर्टी तब तक नहीं लेंगे जब तक ये बैंक का लोन खत्म नहीं हो जाता है, तब तक हम अपनी लीज को खत्म नहीं करेंगे। इस बात का एक सर्टिफिकेट उसे देना पड़ेगा, तब बैंक जो है लोन दे सकता है। फिर बात करनी है एक्शनेबल क्लेम पर। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया था। तो लीज कैसे की जाती है, तो जो ईयर टू ईयर लीज होती है, लीव कह रहा हूँ, ईयर टू ईयर जो लीज होती है, या कोई लीज जो 1 साल से अधिक की हो, उसको रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट पर करना जरूरी है। उसके अलावा छोटी लीज बची है ना, 1 साल से अधिक वाली अगर वहां चली गई रजिस्टर्ड में, तो छोटी मोटी लीज 2 महीने 3 महीने की करना है, तो वो आप जो है ओरल एग्रीमेंट के थ्रू या रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट के थ्रू कर सकते हैं। और साथ ही साथ में आपको पोजेसन भी देना होता है, आप अधिकार दीजिए, उसको पोजेसन दीजिए। फिर यहाँ पर प्रोसीजर में अगर बात करें कि अगर लीज होल्डर जो है आपके पास लोन लेने के लिए आ जाए, तो आप क्या करेंगे, तो भाई हम लोन देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो लीज ओरिजिनल लीज एग्रीमेंट होगा वो टाइटल डीड का काम कर जाता है, अगर लीज परपेचुअल है तो। अगर लीज परपेचुअल है, परपेचुअल मतलब सदा चलने वाली, ध्यान दीजिएगा, ऐसी लीज जो कभी खत्म ना हो, जैसे नदियाँ परपेचुअल होती हैं, कभी खत्म नहीं होंगी, हमारे 7 पीढ़ियाँ पीती चलिए, आगे की भी पीती रहेंगी, कोई दिक्कत नहीं। पानी लीज एग्रीमेंट जो है स्टैम्प्ड और रजिस्टर्ड होना चाहिए, ये नहीं कि केवल लीज एग्रीमेंट बन गया है, रजिस्टर्ड नहीं है तो नहीं चलेगा। लीज में अनएक्सपायर्ड पीरियड जो बचा हुआ है वो इतना पर्याप्त होना चाहिए कि जो भी लोन है, एडवांस है, उसको आप चुका सको। ठीक है, एक ट्राइपार्टेट 3 लोगों के बीच में एक जो है एग्रीमेंट होना चाहिए, जिसमें लेसर यानी जिसने लोन दिया हो, जिसने ज़मीन दी हुई है, ओनर है जो ज़मीन का, लेसी जिसने लोन लेना है या जिसने ज़मीन लीज पर ले रखी है, और लेंडर बैंक यानी जो बैंक लोन देने वाला है, इन तीनों के बीच में एक एग्रीमेंट होना चाहिए। उसके बाद में 2 तरीके हैं कि या तो लीज डीड में ही लिखा हो कि हाँ भाई लोन ले लो, हमें कोई ऐतराज़ नहीं है, ऐसा लैंडलॉर्ड लिख के दे दे। अगर मान लो लीज डीड में नहीं लिखा है, तो एक अथॉरिटी कम जो है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इशू करेगा, कौन, लैंडलॉर्ड, कि भाई जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोन ले लो, हमें इससे आपको कोई ऐतराज़ नहीं है, और जब तक आप बैंक का लोन नहीं चुका दोगे तब तक हम अपनी लीज को ख़त्म आपके साथ नहीं करेंगे, इस पर हम अपना अधिकार नहीं जताएंगे। क्लियर होती है बात? ठीक है, चलिए अब है लास्ट पॉइंट, एक्शनेबल क्लेम। क्या होता है थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे एक्शनेबल क्लेम को। एक्शनेबल क्लेम मीन्स अ क्लेम टू एनी डेट। किसी कर्जे पर आपका जो क्लेम होता है, कोई कर्जा लिया है उस पर जो आपका क्लेम है उसे ही एक्शनेबल क्लेम कहते हैं, यानी ऐसा क्लेम जिस पर एक्शन लिया जा सके। ठीक है, लाइट कैमरा एक्शन, तो एक्शन लिया जा सकने वाला जो आपका क्लेम होता है उसे एक्शनेबल क्लेम कहते हैं। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, अभी समझ में आएगा, नॉट टू वरी। ठीक है, अदर देन अ डेट सिक्योर्ड बाय मॉर्गेज, हाइपोथिकेशन और प्लेज। लेकिन जो कर्जा है वो कर्जा आपका मॉर्गेज नहीं होना चाहिए, हाइपोथिकेशन या प्लेज के द्वारा सिक्योर नहीं होना चाहिए। अगर इनके थ्रू सिक्योर्ड है तो उसे एक्शनेबल क्लेम नहीं बोलेंगे।
तुम पहले से ही सिक्योर किए बैठे हो अपने आप को, तो वहां पर एक्शनेबल क्लेम नहीं है। यानी कि अगर बैंक ने लोन दिया है और उसको मॉर्गेज करवा रखा है प्रॉपर्टी को, तो वो कर्जा, वो लोन, वो डेट एक्शनेबल क्लेम की कैटेगरी में नहीं आएगा। कोई चीज हाइपोथिकेट कर रखी, कार ली है, कार को हाइपोथिकेट कर रखा है बैंक के पास में, तो ये कर्जा जो है, ये डेट आपका एक्शनेबल क्लेम नहीं है। ठीक है, तो एक्शनेबल क्लेम कहाँ से आएंगे, एक दो एग्जाम्पल दीजिए, देखते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा, फिर डेफिनेशन पढ़ेंगे तो क्लियर होगा। देखो, जैसे एग्जाम्पल एक है, ए लेंड मनी टू बी। ए ने क्या किया, कुछ उधार दे दिया बी को, मान लेते हैं 50,000 रुपए दे दिए, एंड बी प्रोमिसेस टू रीपे द लोन विथ इंटरेस्ट। और बी ने कहा कि भाई दिया है, हम आपको जो है उधार चुका देंगे आपका। अब यहां पर कोई चीज बंधक बंधक नहीं रखी गई है, तो इन दिस केस ए हैज एक्शनेबल क्लेम टू डिमांड पेमेंट ऑफ द लोन एंड इंटरेस्ट फ्रॉम बी। तो यहां पर ये जो एक्शनेबल क्लेम बन गया कि अब ए डिमांड कर सकता है अपना पैसा कि हमारा मूलधन और ब्याज लौटाओ। दूसरा एग्जांपल, एक्स रेंट्स आउट हिज प्रॉपर्टी टू वाई। एक्स ने अपना घर वाई को किराए पर दे रखा है, वाई ने वादा किया है कि वो हर महीने पेमेंट कर दिया करेगा रेंट की, तो एक्स के पास एक्शनेबल क्लेम आ गया भैया कि वो अपने पेमेंट मांग सकता है वाई से, रेंट की जो पेमेंट है उसको मांग सकता है। अब आप समझ रहे होंगे, एक तरीके का कर्जा है, एक डेट है। एक्स ने अपनी प्रॉपर्टी दे रखी है वाई को, तो वाई के ऊपर एक कर्जा है, एक बर्डन है, उस कर्जे को वो मांग सकता है, तो क्लेम है उसका, किसका, एक्स का, एक्शनेबल क्लेम है, यानी एक्शन लिया जा सकता है, हम बोल सकते हैं हक है हमारा, एक्शनेबल मेरा हक है, मैं आपसे पैसे मांग सकता हूं। तीसरा, जेड वर्क्स फॉर अ कंपनी एंड इज इंटाइटल टू मंथली सैलरी। भाई जेड एक कंपनी में काम करता है और उसको मंथली सैलरी मिलती है। द कंपनी फेल टू पे जेड सैलरी। कंपनी क्या है, जेड की सैलरी नहीं दे पा रही है, तो उसमें जेड हैज एक्शनेबल क्लेम। अब देखो यहां पर भी कोई मॉर्गेज गिरवी कुछ बंधक है नहीं, तो जेड के पास अधिकार है अपनी कंपनी से पैसे मांगने का कि भैया हमारी सैलरी दीजिए, दैट इज एक्शनेबल क्लेम। आई बिलीव ये तीन एग्जाम्पल आपको बेहतर तरीके से समझाएंगे एक्शनेबल क्लेम क्या होता है। ठीक है, टू डिमांड पेमेंट ऑफ द सैलरी फ्रॉम द कंपनी, तो उसको अधिकार आ गया भैया कि वो अपनी सैलरी मांग सकता है। ठीक है, समझ में आई बात एक्शनेबल क्लेम की, थोड़ी बहुत कहानी अब मेरे ख्याल से पिक्चर समझ में आई होगी कि एक्शनेबल होता क्या है। ठीक है, तो किसी कोई कर्जा है, ठीक है, उस पर अगर आप क्लेम मांगते हैं तो उसे एक्शनेबल क्लेम कहा जाता है। ऐसा क्लेम जो किसी कर्जे पर होता है, लेकिन वो कर्जा जो है आपका सिक्योर नहीं होना चाहिए, किसी भी तरीके से सिक्योर नहीं होना चाहिए। आर टू बी एनी बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन मूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एक्शनेबल क्लेम आपके मूवेबल प्रॉपर्टी में आएंगे, मतलब मूवेबल प्रॉपर्टी, यहाँ देखो ये मूवेबल के लिए है, यहाँ मूवेबल प्रॉपर्टी पे कोई बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन मूवेबल प्रॉपर्टी नॉट इन पोजेशन, लेकिन वो चीज पोजेशन में नहीं होनी चाहिए, चाहे एक्चुअल हो चाहे कंस्ट्रक्टिव हो, व्हिच द सिविल कोर्ट recognize a giving relief whether such debt or beneficial interest are existing accruing conditional contingent। ठीक है, अब कहानी है, डेफिनेशन है, थोड़ा सा जो है समझना मुश्किल हो जाता है। देखो ये बोल रहे हैं कि एक्शनेबल क्लेम जो होते हैं, एक तरीके क्लेम होते हैं किसी कर्जे पर, लेकिन वो कर्जा सिक्योर नहीं होना चाहिए मॉर्गेज के थ्रू, हाइपोथिकेशन के थ्रू और प्लेज के थ्रू, ये नहीं होना चाहिए। उसके बाद में टू एनी बेनिफिशियल इंटरेस्ट, कोई आपका बेनिफिशियल फायदा होना चाहिए किसी मूवेबल प्रॉपर्टी पर। ठीक है, लेकिन जो कि पोजेशन में नहीं होनी चाहिए, वो प्रॉपर्टी आपकी पोजेशन में नहीं होनी चाहिए, एक्चुअल तौर पर पोजेशन पर नहीं होनी चाहिए या कंस्ट्रक्टिव तौर पर पोजेशन में नहीं होनी चाहिए, लेकिन आपके पोजेशन में नहीं होनी चाहिए। और सिविल कोड को ये लगना चाहिए कि ये आपको बेनिफिट दे सकता है, रिलीफ दे सकता है, अगर हम इस मतलब ये सर्टेन अमाउंट, मतलब ये ऐसे समझ लो कि जैसे हमने तुमको कर्जा दिया है, ए ने बी को कर्जा दिया है। ठीक है, तो ए ने बी को अगर कर्जा दिया है और बी कर्जा नहीं वापस कर पा रहा है, तो कुछ और चीज दे दे। एक्शनेबल क्लेम का कहानी ये है कि भाई चल तू मेरे 50,000 रुपए नहीं दे सकता, तो अपने जो है 2 गाय हमको दे दो। ठीक है, काइंड ऑफ दैट एक्शनेबल क्लेम ये कहने के प्रयास में रहता है। तो यही बोल रहा है कि सिविल कोड का ऐसा लगता है कि भाई ये रिलीफ दे सकता है, 2 गाय दिलवा दी उसको, उसकी उसको जो है थोड़ा राहत मिल गई, चाहे अब ये जो कर्जा है या बेनिफिशियल इंटरेस्ट है वो पहले से हो उसके ऊपर, या होने वाला हो कंडीशन के साथ हो, या आकस्मिक हो, उससे मतलब नहीं, लेकिन मतलब इन कर्जा होना चाहिए। फिर उसके बाद में हमने आपको एग्जांपल दिए कि ए ने बी को कर्जा दिया हुआ है तो उसको कर्जा चुकाना पड़ेगा, एक्शनेबल क्लेम हो गया। एक्स ने अपनी प्रॉपर्टी वाई को रेंट पर दे रखी है तो उसको रेंट देना पड़ेगा, ये भी आपका वो आपका एक्शनेबल क्लेम हो गया। तीसरा हमने देखा कि जेड किसी कंपनी में काम करता है, उसको सैलरी मिलनी चाहिए, ये भी आपका एक्शनेबल क्लेम हो गया। ट्रांसफर ऑफ एक्शनेबल क्लेम की बात करते हैं।
इसका मतलब क्या है कि एक्शनेबल क्लेम को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के ऊपर ट्रांसफर किया जा सकता है, ये कहने मतलब। जैसे अभी हमने देखा था कि ए ने बी को 50,000 रुपए का कर्जा दे दिया था, 50,000 रुपए दे दिए थे। अब ये कर्जा ए खुद ना वसूल करके यदि चाहे तो वो सी को दे दे, भाई कि यार मेरा कर्जा है तो ऐसा कर इससे ले लेना। अब सी क्या करेगा, बी से पैसे ले लेगा, ठीक है। तो आप अपने एक्शनेबल क्लेम को अपने कर्जे को ट्रांसफर कर सकते हैं, ये हो जाता है। जैसे मकान मालिक की कहानी में देखिए, लैंडलॉर्ड ने आपको रेंट पर दे रखा है, ठीक है। आपको मान लो हर महीने 5,000 रुपये रेंट देना है। अब गैस भराने वाला मकान मालिक ने गैस सिलेंडर भरवाने की बात करी, गैस वाला बाहर खड़ा हुआ, उन्होंने तुरंत कहा कि ऐसा है कि इनसे 5,000 रुपये मुझे मिलने हैं, ऐसा करो तुम भैया 1,000 रुपये इनसे जा करके ले लो, आप इनसे 1,000 रुपये ले लीजिए। तो क्या हुआ, एक तरीके से इसने क्या किया, अपना कर्जा उनके सर पे चढ़ा दिया ना, एक तरीके से अपना कर्जा गैस वाले के सर पे दे दिया कि मुझे तो दे नहीं रहे हैं रेंट, तुम जाकर के 1,000 रुपये वसूल लो, काइंड ऑफ दैट। तो एक्शनेबल क्लेम को ट्रांसफर किया जाता है। द ट्रांसफर ऑफ एन एक्शनेबल क्लेम वेदर विथ आर विदाउट कंसिडरेशन कैन बी डन ओनली बाई एग्जीक्यूशन ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग साइंड बाय द ट्रांसफरर, ठीक है। तो ट्रांसफर, एक्शनेबल क्लेम को ट्रांसफर किया जा सकता है। ये विथ या विदाउट कंसिडरेशन हो सकता है। विथ कंसिडरेशन, विदाउट कंसिडरेशन मतलब, कंसिडरेशन मतलब बदले में कुछ मिलना। तो हो सकता है आपको बदले में कुछ मिले एक्शनेबल क्लेम ट्रांसफर करने पर, या हो सकता है कुछ ना मिले, ये भी पॉसिबल है। मैं आपको कर्जा, मतलब जैसे मैंने 50,000 एक को दिया था, वो मेरा पैसा नहीं वापस कर रहा है, तो मैंने तुमसे बोल दिया कि भाई ऐसा करो कि हमको तो नहीं दे रहा, तुम वसूल लो, तुम्हें मिल जाए, तो विदाउट कंसिडरेशन हो गया। अगर मैं उससे बोलता हूँ कि चलो 50,000 मुझे दे दो और तुम उससे ले लेना 3 महीने बाद, तो वो विथ कंसिडरेशन हो गया, ठीक है। इसको मतलब आप ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, आपको एक इंस्ट्रूमेंट, एक कागजात पर दस्तखत वगैरह करने पड़ेंगे, और इस पर दस्तखत कौन करेगा, ट्रांसफरर, जिसने ट्रांसफर करना है, ट्रांसफरर, ठीक है, मेन पार्टी जिसने ट्रांसफर करना है कर्जे को। जैसे ए बी हो गए, ठीक है। तो एक ए ने जो है कर्जा दिया हुआ है, तो ए यहाँ पर ट्रांसफरर हो जाएगा। ए क्या करेगा, अपना कर्जा उठा करके सी को ट्रांसफर कर देगा। तो ए के सिग्नेचर करने से और एक डॉक्यूमेंट को फाइल कर देने से काम बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद में अब इस मतलब एक्शनेबल क्लेम के ट्रांसफर में कुछ दिक्कतें भी हैं। दिक्कतें क्या है, मतलब कुछ खासियत हैं एक तरीके से, कह लीजिए। देयर इज नो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ऑफ गिविंग नोटिस टू डेटर बिफोर द ट्रांसफर ऑफ एक्शनेबल क्लेम, ठीक है। तो यानी कि डेटर, जिसने कर्जा लिया हुआ है, जिसने कर्जा लिया हुआ है उसको नोटिस देने की जरूरत नहीं है। यानी ए ने बी को 50,000 रुपए दिए थे, कितने दिए थे, 50,000 रुपए। ए ने ये कर्जा उठा करके मान लो के ऊपर ट्रांसफर कर दिया, किसके ऊपर, के ऊपर ट्रांसफर कर दिया, बी को बताया भी नहीं तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। कोई ऐसा मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप नोटिस दो कि मैं आज से अपना एक्शनेबल क्लेम का कर्जा मैं दूसरे को दे रहा हूं, नहीं, कंपलसरी बिल्कुल नहीं है। द ट्रांसफरी ऑफ एन एक्शनेबल क्लेम कैन सू द डेटर, ठीक है। ट्रांसफरर ये हो गए ट्रांसफरर आपके, और ये के हो गया आपका ट्रांसफरी, ठीक है। ये कौन हो गया, ट्रांसफरी। तो ट्रांसफरी अपना एक्शनेबल क्लेम के लिए सू कर सकता है किसको, डेटर को, जिसने कर्जा लिया है। तो यानी कि के जो है सू कर सकता है, कोर्ट में जा सकता है बी से अपना पैसा वसूलने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। इन हिज ओन नेम विदाउट ऑब्टेनिंग द ट्रांसफरर्स कंसेंट एंड विदाउट मेकिंग हिम अ पार्टी टू द सूट। इसके लिए उसे ट्रांसफरर के कंसेंट की जरूरत नहीं है, ठीक है। और सूट में खुद को वो पार्टी बनाएगा, उनको पार्टी नहीं बनाएगा। इसका क्या मतलब है, थोड़ा सा समझ लीजिए, लाइनें इंपॉर्टेंट हैं। देखिए फिर समझाता हूं। ए हो गया, बी हो गया। ए ने 50,000 रुपए बी को दे दिए, ठीक है। तो 50, बी कर्जा लेने वाला हो गया, ए कर्जा देने वाला हो गया। ए ने उठा करके इस एक्शनेबल क्लेम को मान लो सी को दे दिया, उदाहरण के लिए, ठीक है। तो ये ट्रांसफरर हो गए और ये ट्रांसफरी हो गए, ये भी बात ठीक है। अब ये बोल रहे हैं, पहली चीज, ए ने अगर कर्जा सी को ट्रांसफर कर दिया, ठीक है, तो इसके लिए जरूरी नहीं कि वो बी को नोटिस दे। पहला पॉइंट कहता है कि बी को नोटिस देने की जरूरत नहीं, ए की मर्जी है, जब मन करे ट्रांसफर कर दो, हमें कोई ऐतराज नहीं है, ठीक है। ये हो गया। दूसरा ये कह रहा है कि अब सी, चूंकि एक्शनेबल क्लेम सी के पास है, तो ये बी के ऊपर कोर्ट में जाकर के केस कर सकता है अपना पैसा वसूलने के लिए, अपना पैसा वसूलने के लिए, अपना कोर्ट से पैसे वसूलने के लिए इसके ऊपर केस कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके लिए उसको जो है ट्रांसफरर के कंसेंट, यानी ए के रजामंदी की जरूरत नहीं है। ये जाकर के केस करेगा, अपने पैसे बी से वसूलेगा, कौन, सी। और उसके लिए उसको ए के हाथ जोड़ने की जरूरत
नहीं है, और ना ही जो सूट फाइल करेगा, जो केस फाइल करेगा, उसमें ए को पार्टी बनाने की जरूरत है। सी अकेला जो है पर्याप्त है बी से पैसे वसूल लेने के लिए। ये नहीं कि ए ने दिया था पैसा, हम ए का क्लेम था इसलिए हमको, नहीं, ऐसा कोई जरूरत नहीं। ए का रोल एकदम कंप्लीटली खत्म है। सी पूरी तरह से बॉस बन चुका होता है यहां पर कुल मिला करके, ठीक है। इलिस्ट्रेशन देखिए, ए ओज मनी टू बी, यानी ए ओज मनी टू बी, यानी बी ने पैसा दिया हुआ है ए को। मान लो बी ने 50,000 रुपए ए को दे रखे हैं, ठीक है। तो यानी कि कर्जा लेने वाला कौन है? ए कर्जदार है, ऐसे समझ लो, कर्जदार, ए कर्जदार है। बी ने क्या किया, उठा करके ट्रांसफर कर दिया डेट को सी को। बी ने क्या किया, अब इस कर्जे को सी को दे दिया, यानी अब सी क्या करेगा, ए से वसूलेगा। सही बात है ना, सी क्या करेगा, ए से वसूलेगा। ए इज नॉट अवेयर ऑफ द सेम, लेकिन ए को इस बात की जानकारी नहीं है, कर्जदार को पता ही नहीं है, कर्जा बी से सी के सर पे चला गया, ठीक है, कि भैया बी ने पैसे दिए थे, अब बी ने नहीं दिए, अब सी ने दिए हैं, इस बात का पता नहीं है। क्यों नहीं पता है? क्योंकि कोई ऐसी जरूरत नहीं कि नोटिस दिया जाए, इस वजह से उसको पता नहीं चला ए को, ठीक है। उसके बाद में बी देन डिमांड द डेट फ्रॉम ए। बी ने कहा, बी ने मतलब थोड़ा सा चालाकी करी। क्या चालाकी करी? कि कर्जा सी को ट्रांसफर कर दिया, लेकिन ए से बोला ऐसा है मेरे पैसे लौटा दो। बताओ कितना गेम खेल गया वो। अपना कर्जा सी को दे दिया कि तुम वसूलो, और खुद जो है कहा कि ऐसा है ए तुम मेरे पैसे लौटा दो, ठीक है। तो यहां पर हमने देखा था कि मतलब जो है बी ने ए को कर्जा दिया हुआ है, ठीक है। फिर बाद में बी ने अपना क्लेम सी को ट्रांसफर कर दिया। फिर क्या हुआ, जब सी जो है जब पैसा वसूलने की बात करेगा, उससे पहले ही बी ने ए से भी पैसे मांग लिए कि भाई मेरा पैसा दे दो। बी देन डिमांड द डेट फ्रॉम ए, तो बी ने ए से डिमांड कर लिया, ए ने बी को उठा के पे भी कर दिया। चलो 50,000 रुपये तुम्हारे थे भाई, 50,000 रुपये इसको दे दिए। लेकिन समस्या कहाँ पे खड़ी हो गई कि बी ने जो है सी को पैसे दे रखे हैं, बी ने, सॉरी पैसे नहीं, बी ने अपना क्लेम सी को दे रखा है, तो सी की भी तो अधिकार बनेंगे ना। तो सी के अधिकार बनेंगे, द पेमेंट इज वैलिड, ऐसी पेमेंट वैलिड है, एंड सी कैन नॉट सू ए फॉर द डेट। इस केस में सी जो है ए के ऊपर नहीं कह सकता कि नहीं तुमको, हमको पैसे देने चाहिए थे, बी को नहीं देने चाहिए थे, ऐसी बात नहीं है। ए ने अगर बी को पैसे दे दिए तो सही काम किया हुआ है, और जो है सी उसके ऊपर दबाव नहीं। आप बी से पैसा वसूलो, सी जो है बी से जो मन करे वो करे, लेकिन ए के खिलाफ कुछ एक्शन नहीं ले सकता, क्योंकि ए ने राइट वर्क दिया है, किया है। ए को तो अवेयरनेस ही नहीं देना कि भाई कर्जा सी के पास जा चुका है, उसको तो पता ही नहीं कि सी के पास जा चुका है। अगर उसको ये पता होता कि कर्जा अब सी के पास जा चुका है तो सी को देता, ठीक है। लेकिन यहां बताया गया है कि ए इज नॉट अवेयर ऑफ द सेम, इस ऐसे ट्रांसफर के लिए ए को अवेयरनेस नहीं है। एक दो केसेस देखते हैं, खास केसेस इस जो है एक्ट से रिलेटेड। तो एक केस है देना बैंक वर्सेस भीखा भाई प्रभुदास पारेख एंड कंपनी एंड अदर्स का केस। तो इसमें जो जजमेंट आया था वो ये था कि गवर्नमेंट के ड्यूज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या बैंक के ड्यूज, यानी बैंक का कर्ज ज़्यादा जरूरी है या गवर्नमेंट का कर्जा ज़्यादा जरूरी है। इस बात के लिए केस किया गया था देना बैंक और वर्सेस भीखा भाई प्रभुदास पारेख के बीच में। तो मतलब ऐसे समझ लो कि एक जो है ये भीखा भाई थे, इनके ऊपर 5 करोड़ रुपए जो है सरकार के देने थे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के देने थे, और मान लो कि 4 करोड़ रुपए देना बैंक को देने थे, ठीक है। अब इनके पास कुल मिला करके 4 ही करोड़ रुपए थे। कितने थे? 4 करोड़। किसके पास? प्रभुदास के पास में, ठीक है। तो 4 ही करोड़ रुपए हैं। सवाल ये उठा कि सरकार का दे दूं या बैंक का दे दूं, किसको प्रायोरिटी मिलेगी? तो उसके लिए ये केस चला, और उसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा भाई कि क्राउन, यानी कि जो सिंहासन है, सिंहासन के कर्जे प्रायोरिटी रखते हैं अदर कर्जों के ऊपर। अनटिल अनलेस किसी एक्ट में ना कहा गया हो तो क्राउन है ना, महारानी, ब्रिटेन की महारानी के आधार पर ये बात कही जा रही, क्राउन वहीं पर तो होता है। तो मतलब जो है क्राउन मतलब गवर्नमेंट के कर्जे ज्यादा प्रायोरिटी पाते हैं बाकी किसी कर्जे से। तो इसका मतलब ये हुआ देना बैंक को अपना देखना पड़ा कि भाई हमको पैसे नहीं मिलेंगे, गवर्नमेंट को पैसे मिल गए। तो इन दिस केस कोर्ट हैज एग्जामिन्ड द वेरियस प्रोविजंस ऑफ द सेल्स टैक्स एक्ट, लैंड रेवेन्यू एक्ट और प्रेसिडेंट प्रिवेलिंग। इससे पहले जो एक्ट चले हुए थे इंडिया इंग्लैंड में, और फाइनली उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि डेट ऑफ द क्राउन, ठीक है, क्राउन मतलब मैंने बताया ना ब्रिटेन की महारानी का वही क्राउन, उसके कर्जे जो होते हैं, क्योंकि इंग्लैंड से ही कहीं ना कहीं हमने लॉ को अडॉप्ट किया हुआ है, मोटा मोटा प्रभाव हमारे ऊपर है, ठीक है। तो क्राउन के जो कर्जे होते हैं वो ऑल अदर जो है कर्जों से ऊपर जाते हैं, ज्यादा प्रायोरिटी पाते हैं, गवर्नमेंट के कर्जे ज्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं, अनटिल एंड अनलेस
एक्ट में ऐसा लिख ना दिया गया, कोई एक्ट आया है जिसमें ये बात लिखी गई है कि नहीं भैया सबसे पहले इसके कर्जे चुकाए जाएंगे तब जाकर के गवर्नमेंट के कर्जे चुकाए जाएंगे, तो उस केस में नहीं, अदरवाइज जो है गवर्नमेंट के ही कर्जे पहले चुकाए जाएंगे, गवर्नमेंट का पैसा पहले अदा किया जाएगा। फिर आता है दूसरा केस है सिरपुर पेपर मिल्स लिमिटेड वर्सेस कलेक्टर ऑफ सेंट्रल एक्सरसाइज। तो ये सिरपुर पेपर मिल्स लिमिटेड क्या कहता है, इन्होंने ये बड़ा स्ट्रेंज केस था। देखो इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर कोई है तो उसके ऊपर जो है एक्साइज ड्यूटी नहीं लगती है, ठीक है, इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो जो ये थी पेपर मिल वाले थे, इन्होंने कहा कि जो हमारी मशीनरी है ये इमूवेबल प्रॉपर्टी, क्योंकि खुद से मूव तो कर नहीं सकती, बड़ी बड़ी मशीनें अपने हिसाब से तो चल नहीं पाएंगी, तो ये इमूवेबल प्रॉपर्टी का डेफिनेशन में इन्होंने उठा के रख दिया, ठीक है। तो जैसे जमीन हो गई, जैसे घर हो गया, फैक्ट्री हो गई, ये सब इमूवेबल है। इन्होंने सवाल कोर्ट में खड़ा कर दिया ला करके कि जो मशीनरी होती है वो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी की कैटेगरी में आनी चाहिए, और अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी होगी तो भैया हमको एक्साइज ड्यूटी पे करने की जरूरत नहीं है, एक्साइज ड्यूटी केवल मूवेबल प्रॉपर्टी पर ही लगती है। जब कोर्ट में केस गया तो पूरा बॉन्डल कटा। बाद में उन्होंने कहा भैया ऐसा नहीं है, कि मतलब इन्होंने कहा इन केस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट जस्ट बिकॉज प्लांट एंड मशीनरी हैड टू बी इंस्टॉल्ड इन द अर्थ फॉर बेटर फंक्शनिंग इट डज नॉट ऑटोमेटिकली बिकम इमूवेबल प्रॉपर्टी। असली केस में जाओगे तो बहुत बढ़िया बढ़िया बातें कही गई हैं। इन्होंने कहा कि केवल मशीन को हम भाई नीचे जो है जमीन में धंसा के रखते हैं, उसको बांध के रखते हैं, नीचे प्लास्टर करवाया, नट बोल्ट से कस दिया, उद्देश्य सिर्फ इतना है कि मशीनें हिले ना, सेकिंग ना हो। ये थोड़ी ना कि उसमें जड़ बना दिया है, आपकी मर्जी है। कई सारे इसमें ये भी बात हुई कि जो आप मशीन यहाँ खड़ी कर रहे हो उसमें सारे के सारे पार्ट, ऐसा नहीं कि मशीन इकट्ठे आ जाती है, उसके पार्ट आप असेंबल करते हैं, जोड़ते हैं, एक पार्ट जोड़ करके तब उसे तैयार करते हैं। तो ऐसे में आप ये नहीं कह सकते कि ये इमूवेबल है। पूरी कहानी में फाइनली इन्होंने यही वर्डिक्ट दिया था कि प्लांट एंड मशीनरी इज नॉट एन इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं होती है। तो ऐसे में इनको एक्साइज ड्यूटी पे करनी पड़ी, और 48 करोड़ ऐसा समथिंग अच्छा अमाउंट था। तो ये है एक और फैसला, मे बी कि पूछ लिया जाए, तो इसलिए मैंने यहाँ पर आपको रख दिया है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर एक्शनेबल क्लेम की बात की थी, फिर ट्रांसफर ऑफ एक्शनेबल क्लेम की बात की। थोड़ा समय ज़्यादा लग गया है इस लेक्चर को कवर करने में मुझे, बट मैंने अपनी तरफ से 100% डिलीवर किया है, तो थोड़ा सा वियर कर लीजिए मेरे साथ में, ठीक है। एक्शनेबल क्लेम को ट्रांसफर किया जा सकता है, बिना या विथ या विदाउट कंसिडरेशन किया जा सकता है, और ये जो है इंस्ट्रूमेंट एग्जीक्यूट किया जाता है राइटिंग में, ठीक है। राइटिंग में इंस्ट्रूमेंट, इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि जिसने कर्जा लिया हुआ है उसको बताया जाए, जो है मैंडेटरी नहीं होता है कि जो है हम उसको नोटिस सर्व करें, किसको, डेटर को, कर्जा लेने वाले को। ट्रांसफरी जो एक्शनेबल क्लेम का होता है वो डेटर को सू कर सकता है, ठीक है, बिना जो है ट्रांसफरर को, जिसने अपना कर्जा दूसरे को सौंप दिया, जैसे ए ने अपना कर्जा सी को दे दिया, तो अब सी सब कुछ कर सकता है, ए की जिम्मेदारी खत्म हो गई। यहाँ पर एक एग्जांपल, ए जो है ए ने बी से मनी ले रखी है, बी ने अपने कर्जे को सी को ट्रांसफर कर दिया, ए को इस बात की जानकारी नहीं थी, बी ने ए से पैसा मांगा, ए ने उठा के वापस कर दिया। ऐसे में अगर सी, अब कर्जा सी के पास है, सी अगर ए के ऊपर क्लेम करे तो वो नहीं कर सकता, क्योंकि सही काम वो कर चुका है, मतलब सही आदमी को उसने पैसे चुका दिए हैं, ठीक है। देना बैंक वर्सेस जो है भीखा भाई प्रभुदास पारेख केस में हमने बात की। तो यहाँ हमने देखा कि भाई गवर्नमेंट के कर्जे पहले चुकाए जाएंगे, गवर्नमेंट के ड्यूज, कर्जे कहने मतलब ड्यूज, गवर्नमेंट के ड्यूज जैसे जो भी है रेवेन्यू का कर्जा है ना, टैक्स का कर्जा है या टैक्स के ड्यूज हैं, तो वो पहले चुकाए जाने चाहिए, फिर अदर ड्यूज आते हैं। फिर हमने दूसरा जो है सिरपुर पेपर मिल वाले केस में देखा कि इन्होंने कहा कि जो प्लांट एंड मशीनरी होती हैं वो इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भाई ये इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं होती, केवल उसको ज़मीन में हम रखते हैं, उसको ज़मीन में अर्थ ग्राउंड पे, ये ना अर्थ कर, जस्ट बिकॉज प्लांट एंड मशीनरी हैव टू बी इंस्टॉल्ड इन द अर्थ, है ना, धरती पर हमें उसे इंस्टॉल करना पड़ता है, इसका मतलब ये नहीं कि इमूवेबल प्रॉपर्टी हो जाती है, ठीक है। तो बस यहीं पर ये लेक्चर खत्म होता है फ्रेंड्स, होपफुली आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।